ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ यू। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। एंड जो हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है फिजिकल ज्योग्राफी की, तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम अलग अलग कॉन्टिनेंटल थ्योरीज पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट थ्योरी है इसमें सबसे पहले, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट थ्योरी, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे जिससे जो हमने पढ़ा कि अर्थ का अलग अलग जो हमारा रिलीफ है वो कैसे बने। तो ज्योग्राफी में जो माउंटेन है कैसे बने, देन फिर वोल्केनो कैसे बने, अर्थक्वेक कैसे आते हैं। मैंने बताया था ना कि प्लेट्स हिलते हैं, फॉल्ट में जो एनर्जी रिलीज होती है उससे। तो उसके बाद ये चैप्टर पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हर चीज कंटिन्यूशन में रहे। जैसे ही आप चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद आपको वोल्केनो जल्दी से समझ आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही उन्होंने स्ट्रक्चर भी दे दिया है, फिर अर्थक्वेक दिया है, फिर वोल्केनो, लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं है। जिससे क्या होता है कि इफ यू आर रीडिंग इट फर्स्ट टाइम यू विल फेस डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। तो चलिए आज हमारा पेन चल रहा है, राइट, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये हमारी फर्स्ट थ्योरी। अच्छा, फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है, हमारा जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है। इससे पहले हमने कुछ क्लासेस लिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो ये क्लास देखने में आपको, आल दो ये स्टैंड अलोन क्लास है, लेकिन आई सजेस्ट यू कि वो प्रीवियस क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपको डिटेल में ज्योग्राफी पढ़नी है, राइट। इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ लिया हमने चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा और उसके बाद हमने अर्थक्वेक पढ़ा। इसमें एक वोल्केनो चैप्टर रहता है, ठीक है, तो वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो अभी हमारा चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको वोल्केनो करना है, ताकि वो इजिली समझ आ जाए, ठीक, राइट। तो सिंगल बुक है ये फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। तो यही बुक आपने, आई होप अब तक आपने बुक ये बाय कर ली होगी, ठीक है। इस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़नी है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस की है पी वाई क्यू कितने इंपॉर्टेंट है ना। आपने अगर सी डी एस सी के पी वाई क्यू लगाए हैं तो वो सेम क्वेश्चन आपको एनडी में भी मिलेंगे और सेम क्वेश्चन आपको सी ए पी एफ में मिलेंगे। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल बी अप एंड डाउन, बट अदरवाइज द क्वेश्चन विल बी सेम, राइट। अच्छा, ये चैप्टर हमने कुछ कर लिए हैं, एंटीरियर पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके एविडेंस, ट्यून ड्रिफ्टिंग थ्योरी क्या है, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं, ओके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी हमारा नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ओके। तो ये थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनी, ठीक है। कब दी थी? ये डब्ल्यू लिखा है, ठीक है। कब दी थी? 1912 में। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग क्या था, अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो पूरी हमारी अर्थ है ना, अर्थ, हमारे अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, राइट। और ओशन कितने हैं? 5। क्या ट्रिक का ओशन याद रखने की? पैसा। क्या है मतलब? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्टिक ओशन, ठीक है। तो अल्फ्रेड सर क्या कहते हैं कि जब हमारी अर्थ आज से कोई 250 मिलियन ईयर पहले, 250 मिलियन ईयर पहले हमारे अर्थ पे सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही कॉन्टिनेंट था। उसका इन्होंने क्या नाम दिया? पेंजिया, पेंजिया। और एक ही समुंदर था। आज कितने हमारे? 5 ओशियन, तब एक ही था, उसका नाम क्या था? पैंथा लासा। नाम क्या था मतलब? नाम तो ह्यूमन ने ही दिए, तो ये नाम थी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ये जो पैंथल पेंजिया था ये डिवाइड हुआ 2 हिस्सों में, ठीक है। ये डिवाइड हुआ धीरे 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 डिवाइड, और डिवाइड क्यों होता है फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये डिवाइड हुआ 2 हिस्सों में। क्या नाम था? एक का नाम इन्होंने दिया गोंडपा लैंड, ठीक है। दूसरे का नाम क्या दिया इन्होंने? लोरेशिया, ठीक है। क्या हमने क्या पढ़ा? अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में क्या एक थ्योरी दी, इसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में आज से 250 मिलियन ईयर पहले सिर्फ पूरी अर्थ पे एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और एक ओशियन था जिसका नाम था पैंथालासा, पैंथालासा। फिर हमारा पेंजिया ब्रेक हुआ 2 कॉन्टिनेंट में, एक का नाम था लोरेशिया और दूसरे का नाम था गोंडवालैंड, ठीक है, गोंडवालैंड, ओके। तो ये क्या है? ये अपना नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अगर कि लोरेशिया जो है ये किसका पार्ट था,
तो ये कह सके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, हेमिस्फीयर क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड चैप्टर में, सब कुछ बेसिक तो आपको पढ़ लिया, तभी ये क्लासेस सीक्वेंस में है, राइट। फिर जुरासिक पार्क मूवी देखी है आपने? तो ये जुरासिक वर्ड है ना, ये भी टाइम पीरियड को डिफाइन करता है कि जब डायनासोर वगैरह का टाइम ऐसे लगा लो, ठीक है। फिर ये दो कॉन्टिनेंट टूटे 5 में, फिर 6 में। अब कितने कॉन्टिनेंट हमारे? 7। कहाँ? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और अंटार्कटिका, फिर अफ्रीका। कुछ ऐसा ही है ना, अपनी अर्थ पे आ गए, ठीक है, कॉन्टिनेंट। ओके, चलिए। अच्छा, टेक्टोनिक प्रोसेस। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अर्थ कैसे आता है, हमारी पूरी अर्थ क्या है, अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो ये मूव करती है। मूव क्यों करती है? क्योंकि अर्थ के अंदर स्थैनोस्फेयर है, स्थैनोस्फेयर में मोल्टन मैग्मा है, वो जब मूव करता है तो उसकी वजह से प्लेट मूव करती है, तो फॉल्ट में एनर्जी रिलीज होती है जिससे अर्थ को काटते हैं, ठीक है। तो ये टेक्टोनिक प्रोसेस में हम यही प्लेट्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे, और मैं दो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें हमने बताया कि अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी, 1912 में दी थी। उन्होंने कहा था कि अर्थ आज से 250 मिलियन ईयर साल पहले क्या था कि एक कॉन्टिनेंट था, एक ओशियन था। कॉन्टिनेंट का नाम था अपना पेंजिया, और ओशियन का नाम था पैंथालासा। फिर पेंजिया टूटा दो कॉन्टिनेंट में, एक का नाम था लोरेशिया जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में था, फिर गोंडवाना लैंड ये था सदर्न हेमिस्फेयर में। फिर टूटा अलग अलग जुरासिक ईयर में 5 में टूटा। फिर टाइम के साथ 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 एट प्रेजेंट हमारे पास कितने हैं कॉन्टिनेंट? वो है 7, और ओशन कितने हैं? वो है 5, राइट। हमारी जब थ्योरी पढ़ रही है, यही मैंने बताया कि सर अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। सबसे पहला लगा था पैंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट था एक, और एक ओशियन था। फिर ये दो हिस्सों में टूटा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद जुरासिक टाइम पीरियड आया, फिर ये टूटा 1 2 3 4 5, फिर ऐसे ऐसे करके अब कितने हैं? ये प्रेजेंट डे में हमारा। ओके, ये सीक्वेंस याद रखना। पेंजिया था, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड दो में डिवाइड हुआ। प्रेजेंट कितने कॉन्टिनेंट है हमारे? 7, और ये सब, ठीक है। ओशियन का नाम क्या था? पैंथालासा। ओके, अब ये लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, इनके बीच में कौन सा सी था? तीस्थिया सी। कौन सा? तीस्थिया, TETHYS, तीस्थिया सी, ठीक है। ये हमारी अर्थ थी। अब सी पता है ना क्या होता है? ओके, स्मॉल पार्ट ऑफ द ओशन, जहां जिसका खुद का एक इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो, राइट। इकोलॉजी, ये हमने स्टार्टिंग जब क्लासेस किए थे ना, तब ओशन क्या होता है, सी क्या होता है, रिवर क्या होता है, फिर डिफरेंट तरह के रिवर क्या होते हैं, जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी, स्टेट क्या होता है, फिर चैनल क्या होता है, सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। आर्किपेलागोस वो आइलैंड होता है, उनका क्या मतलब होता है, सब कुछ हमने बेसिक जो थे छोटे छोटे बड़ा जो बार बार जियोग्राफी में आएंगे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो कोई भी अगर आप लेक्चर सीरीज देख रहे हो तो उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, सो दैट कि आपको डिटेल में हर चीज़ पता चल जाए। हो सकता है किसी यूट्यूब टीचर पे, किसी और सपोज सेम क्लास किसी और टीचर ने किसी और तरीके से पढ़ाई हो, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हो जो अभी मैं ना दूँ। तो हो सकता है जो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है मैं किसी और लेक्चर में वहाँ पढ़ा दूँ, राइट। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ी। तो उसके बाद एविडेंस क्या कहते हैं? अच्छा, ये मैंने बताया कि 30 क्या है, यूरेशिया, यूरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में। ओके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कौन कौन से एविडेंस हैं जो सपोर्ट करते हैं? जिक्स आपने नोट किया होगा। अगर मैं अर्थ का मैप निकालूं, ये देखो, ये अफ्रीका, इसके साथ आपको मैच कर रहा है कि यहाँ से अगर सपोज मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक शेप है, कुछ शेप है, उसको मैं इस तरह का कट कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। तो उसके बाद शेप कुछ इस तरह का होगा ना, 1 और, है ना, 1 और 2 दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, है ना। तभी हम देखते हैं कि हमारा
जो ये शेप दिख रही है, ये शेप देखा इसके साथ मैच कर रहा है ना, ये शेप इसके साथ मैच कर रहा है, यानी कि ये फिट हो जाएंगे आपस में, ये फिट हो जाएगा, ये दोनों फिट हो जाएंगे यहाँ, ये फिट हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा जहाँ, ये पूरा फिट हो सकता है यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये जहाँ पे यहाँ पे, अब ये फिट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अभी भी आप देखोगे हमारा वर्ल्ड का मैप। तो अच्छा, एक चीज करना कि पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का और वर्ल्ड का फिजिकल मैप दोनों अपने जहां भी आप पढ़ाई करते हो उसके सामने लगा देना, ताकि आपको ज्योग्राफी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कोई भी चीज़ पढ़ाऊंगा मैं, तो अगर आपके पास मैपिंग की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो बड़ी डिफिकल्टी है आपको ज्योग्राफी पढ़ने में। ठीक है, सो एविडेंस, कौन कौन सा एविडेंस सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले जिग्सा फिट, है ना। साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका की बात करें तो उसका लाइन जो देखोगे वो पूरा ऐसे ऐसे पीसेस पीसेस लगते हैं कि दोनों आपस में किसी टाइम पे सेम हुए होंगे। ठीक है, यहाँ से आपको समझ लग जाएगा कि दोनों किस टाइम पे इस तरह का होगा। किसी टाइम पे ऐसा था, सपोज करो कि जब हाँ, जब पेंजिया का टाइम था तब ऐसा होगा। अब दो कॉन्टिनेंट में, लोरेशिया और गोंडवालैंड में टूटा होगा तो कुछ इस तरह का अलग अलग शेप होंगे, लेकिन ये शेप देख रहे हो आप, ये शेप ऐसा और इसका भी ऐसा शेप, यानी फिट हुए होंगे, है ना। तो ये जिक्सा फिट पहला एविडेंस है। दूसरा, रॉक ऑफ सेम एज। अच्छा, हमारा जो अर्थ है ना, तो जो रॉक यहाँ मिल रहे हैं वही रॉक यहाँ मिल रहे हैं और सेम एज के हैं, तो इसका मतलब ये किसी टाइम पे कनेक्टेड होंगे ना। समझ रहे हो कि ये देखो, ये इसका शेप और इसका शेप मैच है ना, तो जो नहीं ये दोनों कनेक्ट होंगे, जिक्सा फिट थ्योरी। और दूसरा कि जो रॉक यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पे अवेलेबल है वो दोनों सेम एज के हैं, तो हाउ इट्स पॉसिबल, इट मीन कि ये सेम पॉइंट पे कनेक्टेड हुए होंगे, है ना। तो दूसरा एविडेंस कि टिलर डिपॉजिट। अच्छा, अब क्या था कि जब हमारा सिंगल पेंजिया था ना, तब वो के बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, तभी तो 7 कॉन्टिनेंट टूटे, इतने बड़े बड़े हैं। जब पेंजिया होगा तब कितना बड़ा होगा, राइट। तो ये है अपना पेंजिया। अब नोट करो, यहाँ पे क्या है, आर्टिक ओशन, या क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है ना, तो ये देखो अंटार्कटिका है तो पूरा बर्फ होगी यहाँ पे, राइट, होगी ना। दोस्तों मैं, तो ग्लेशियर सारा होगा, तो इस रीजन पे जो सेडिमेंट हो गए ना ग्लेशियर के इन दोनों रीजन में, वो सेम होंगे। अब ये पार्ट उठ के हमारा इधर अफ्रीका बन गया ना, ये इधर आ गया, अब तो कहाँ इक्वेटर के पास आ गया, है ना। अब तो यहाँ पे तो बर्फ बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन अंटार्कटिका जो सेडिमेंट है वो अभी भी उधर मिलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या पता चला, गोंडवाना टिल्ट फाउंड इन इंडिया, अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड, मेडगास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो टिलर डिपॉजिट, यानी कि जो वो बर्फ के साथ जो वो ना था ना, ग्लेशियल डिपॉजिट, जो बर्फ के साथ उसके ऊपर कोई रॉक पड़ा होगा, कुछ मटेरियल जो सेडिमेंट वगैरह इकट्ठे हो गए होंगे, वही है टिलर डिपॉजिट, राइट। अच्छा, फिर आएगा प्लेसर डिपॉजिट। वही जिक्सा फिट की ही थ्योरी अगर मैं लगाऊं कि जो, अगर इधर सपोज करो गोल्ड माइन है, ठीक है, अगर ये किसी टाइम पे एक था, अब तो ये डिवाइड हो गया, दूरी आ गई इनमें इस तरह की। ठीक है, ये सेम ही चीज़ मैंने इधर ड्रा करी एग्जाम्पल के तौर पे, ये बाउंड्री लगा लो किसी कंट्री के, अब किसी कंट्री की ये बाउंड्री है, किसी टाइम पे ये सेम थे। तो अगर यहाँ पे कोई गोल्ड माइन थी, अब ये डिवाइड हो गया 200 में, तो सेम गोल्ड माइन इधर भी होगी ना दोनों पॉइंट पे। तो वही चीज़ बता रहा है कि प्लेसर डिपॉजिट, गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमें सबूत मिलते हैं। तो ये सारे एविडेंस जो शो करते हैं कि जो अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दिस इज राइट थ्योरी, राइट। एक और चीज है, जो बायोलॉजिकल वो थी ना, अपने क्रेचर थे, इस पॉइंट पे जो क्रेचर हैं उनके जो फॉसिल मिले हैं, फॉसिल फॉसिल पता है ना, जब जानवर कोई मर जाता है, जैसे इंसान भी अगर कोई मर जाएगा, है ना, उसके बाद जो उसकी हड्डियाँ, ये कंकाल वगैरह सब कुछ होता है, ये क्या बन जाते हैं, फॉसिल कहते हैं इनको। ठीक है, ये बेसिक आपको पता होगा। इन्हीं फॉसिल की वजह से हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम, और ये फॉसिल फ्यूल इन्हीं को तो कहता है, पेट्रोलियम हो गया, ये डीजल डूजल जितना भी आपको मिल रहा है ना, ये सारे क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, राइट। तो हमने नोट किया कि जो बायोलॉजिकल फॉसिल मिले हैं हमें इस पॉइंट पे, अर्थ के किसी भी पॉइंट पे लगा लो, जो जिग्सैग फिट थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं ना, जैसे
अच्छा, ये शेप है, ये शेप है, तो ये फॉसिल और ये फॉसिल यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो दोनों सेम है, सेम उसके बायोलॉजिकली क्रिएचर के, ठीक है। तो उसका मतलब किसी टाइम पे सेम ही पॉइंट रहा होगा ना। अगर मेरा एक कोई ये लगा लो कोई एक सिटी है, ठीक है, ये सिटी वन है, सिटी टू, दोनों कनेक्टेड है। इस पॉइंट पे कुछ लगा लो कोई कोई एनिमल रहता है, जेड नाम का, इस एरिया में रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये कॉन्टिनेंट आपस में टूट गए, दो कॉन्टिनेंट बन गए, कॉन्टिनेंट वन, कॉन्टिनेंट टू, ठीक है। अब उसके पास ये पूरा हिस्सा पार्ट है, अब ये पार्ट है, ठीक है। अब ये टूटे क्यों वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, टूट गए, ठीक है। जो एनिमल के फॉसिल मिलेंगे ना हमें इस पॉइंट पे, वही हमें इस पॉइंट पे मिलेंगे, राइट। कौन सा, जेड नाम का एनिमल। तो यही एविडेंस हमें मिले कि जो अफ्रीका में मिले, साउथ अमेरिका में भी सेम मिले, तो उसका मतलब कि किसी टाइम पे ये एक रहे होंगे। हमने क्या रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप लगा लिया, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या हुआ होगा हम सिर्फ गेस कर सकते हैं नहीं, और हमारे गेस भी क्या सही है, बिल्कुल सही है। हमारे एविडेंस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब पहले सेम ही होंगे, पहले ये पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट ये, फिर सेकंड पॉइंट पे ऐसा हो गया ना, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है, अब सेकंड पॉइंट, अब हमारा ये हो गया, सात कॉन्टिनेंट है। तो सात कॉन्टिनेंट अभी अगर हमारे बायोलॉजिकल क्रिएचर यहाँ पे जो फॉसिल मिल रहे हैं वो सेम अगर इनकी तरह है, तो उसका मतलब अगर हम हजारों साल पीछे की बात करें तो ये सेम होंगे, एक ही पॉइंट पर होगा, राइट। तो ये एविडेंस है। हमने क्या पढ़ा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंस पढ़े। कोइल्ड एंड वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इनका भी एक बार रीड आउट कर लेना, फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। ओके, सो एविडेंस की बात की हमने, रॉक ऑन द सेम एज अक्रॉस ओशियन, जिक्सा फिट, टिलेट डिपॉजिट, यही टिलेट मतलब यही जो अपना ग्लेशियर और ये स्नो वगैरह है इसका, आइस वगैरह। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल हमने पढ़ लिया, प्लेस ऑफ डिपॉजिट, ये अपना गोल्ड वगैरह, ठीक है। अब इनका डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा, शेप देख रहे हो, जिक्सा फिट, ये शेप है इस तरह की और ये शेप है इस तरह की। अब हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गए हैं, लेकिन किसी टाइम पे जब पहले होंगे तो तभी तो हमें शेप इस तरह की दिख रही है ना, इसका मतलब ये फिट हुए होंगे, अब टूट गए हैं, राइट। तो एविडेंस फ्रॉम ग्लेशियर, वही टिलेट डिपॉजिट बताया ना कि जब पेंजिया था, ये अर्थ अपना, जब पेंजिया था तो ये पेंजिया बहुत बड़ा होगा ना, ये पेंजिया, यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिका, पूरा बर्फ का है, राइट। अब यहाँ से क्या निकला, अंटार्कटिका, फिर अफ्रीका का ये नीचे वाला पार्ट, फिर साउथ अमेरिका का पार्ट। वर्ल्ड मैप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको वर्ल्ड का ओके, ये पिक्चर दिख रही है ना आपको, है ना। तो ये देखो, ये आ गया अपना अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको इकट्ठे कर लो, ठीक है। ये नीचे आएगा, ये देखो ये शेप दिख रही है ना, ये इसके साथ कनेक्ट लग रही है। कहाँ चला गया, ठीक है। ये देखो, अब ये चलिए, अच्छा, ये देख रहे हो आप शेप, ये शेप और ये शेप है ना, मैच हो रही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों फिट हुए होंगे। अब ये दोनों फिट हुए होंगे, फिर ये पार्ट और ये पार्ट, ये दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ फिट हुआ होगा, और ये देखो इसके साथ मैच कर रहे हैं ना, तो ये इनको क्लोज कर लो, जोड़ लो इनको आपस में, तो ये कंप्लीट कुछ इस तरह का रहा होगा, है ना। अब ये टूट गए तो इस तरह का होगा, यानी यहाँ पे जो हमारा अंटार्कटिका है, यहाँ पे क्या होगा, साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर ये अपना एशिया का जो पार्ट है, ये सारा एक ही पॉइंट पे हुआ होगा। यानी कि यहाँ के जो टिलेट डिपॉजिट, ठीक है, यहाँ का, फिर यहाँ का और यहाँ का, ये सेम ही होगा, राइट। ये सारा एरिया, ये भी, क्योंकि यहाँ से ही भाग भाग के इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, यानी इंडिया भी किसी टाइम पे यहाँ से निकला होगा, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, समझ रहे हो।
ओके, आई होप आपको समझ लग गया होगा। चलिए, ओके, टिलेट वो समझ लिया, फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लगा। अच्छा, फॉसिल का मैंने बताया कि जो क्रिएचर थे हमारे साउथ अमेरिका में, ये साइड पे, वही अफ्रीका में वही मिल रहे हैं। एक तो जिक्सा फिट, ये देखो फिट हो रहा है, और दूसरा फॉसिल भी हमें मिल रहे हैं। तो ये भी एविडेंस है। ये स्क्रीन आपको पॉज करना, अभी इसको गौर से देखना कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि फॉसिल का क्या मतलब है यहाँ। सेम जो यहाँ फॉसिल मिल रहे हैं वो यहाँ फॉसिल मिल रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये एविडेंस है। जिक्सा फिट मैंने बता दिया। जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज, इसको एक बार ना, जो स्लाइड थी प्रीवियस वाली, इसको पॉज करके पढ़ना, खुद रीड करना, दूसरे पिक्चर देखना। और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके तुरंत बाद आपको एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 लाइन टू लाइन पढ़ना है, राइट। ये हमारा अर्थ का पिक्चर दिया हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। पहले पेंजिया था, यही एंटार्क्टिका, इंडिया इंडिया सब कनेक्टेड थे आपस में। अब क्या, ये है आपकी पृथ्वी। अच्छा, अब हमारी जो अर्थ है, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्यों, हमारा पेंजिया 7 कॉन्टिनेंट में क्यों टूटा। तो वैगनर के अकॉर्डिंग दो फोर्सेस थे, ठीक है। एक तो उसने बोला कि टाइडल फोर्स, एक तो बोला पोल फ्लिंग फोर्स। कौन सा बोला, पोल फ्लिंग फोर्स, और दूसरा टाइडल फोर्स। स्पेलिंग पे अभी मत जाना क्योंकि सब कुछ स्लाइड में लिखा हुआ है। अच्छा, क्यों हमारे पेंजिया से 7 कॉन्टिनेंट बन गए, रीजन क्या, कि ये हमारी अर्थ है। अर्थ हमारी कुछ इस तरह से घूम रही है ना, है ना। कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट। अब मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि इक्वेटर पे स्पीड कम होगी, और सॉरी, पोल पे स्पीड कम होगी और इक्वेटर पे ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इक्वेटर का हमारा एक ग्रेटर सर्कल है ना, लैटिट्यूड। तो ये डिस्टेंस से ज़्यादा कवर कर रहा है, तो उसकी भी स्पीड ज़्यादा होगी। अब ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम पे, 24 घंटे में इतना घूम रहा है, और ये इतना घूम रहा है, और ये पॉइंट पूरा घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। बेसिक आपको पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम रहता है। अगर टाइम हमारा सेम है तो ऑब्वियसली यहाँ का डिस्टेंस कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, तो यहाँ का डिस्टेंस कम है 24 आवर में, तो यहाँ स्पीड कम होगी और इक्वेटर पे ज़्यादा होगी। अब दूसरा मैंने पढ़ाया था, अगर आप खड़े हो, ठीक है, और आपने हाथ में एक रस्सी पकड़ी हुई है, रस्सी के आगे कोई कोई भी थोड़ा सा भी वेट आगे लगाया और आप उसको घुमा रहे हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे एक आउटर साइड की फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, नहीं समझा तो आपने कहीं मेला देखने गए होंगे, वहाँ मेले में एक बड़ा सा झूला होता है, ठीक है, जिसपे पहले तो नॉर्मल सा क्या होता है कि छोटे छोटे वो लगे होते हैं, एक बैठने के लिए जगह बनाई होती है, ठीक है, यहाँ पे लोग बैठते हैं। जैसे ही ये मूव होना शुरू करता ना, तो ये जो लोग बैठे हुए थे, ये हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, कुछ इस तरह के, ये जो ऊपर उठ के यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। ये झूला था। अब फिर से जब बंद हो जाए घूमना, तो ये फिर से जो लोग बैठे थे इस पॉइंट पे आएंगे। जैसे ही घूमेगा ये झूला, ऑटोमेटिकली चीजें ऊपर की तरफ उठेंगी, क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके होती है जो आउटसाइड फोर्स रखती है, वो चीज को बाहर भेजने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बंधा हुआ है तो ये इस पॉइंट पे आएगा। अगर इस पॉइंट पे छोड़ दिया जाए तो दूर जाके गिरेगा। समझ गए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगा लो। अब कोई भी चीज, हमारा पहले पेंजिया इतना बड़ा था, ठीक है। अब क्या किया कि ये पेंजिया इतना बड़ा है, अब इक्वेटर की तरफ जा रही है कोई चीज, यहाँ पे फोर्स आ रही है, बाहर की तरफ जाएगी तो पहले क्या आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। तो ये पोल लगा लो, ये पॉइंट, और ये क्या लगा लो, इक्वेटर लगा लो। अब पोल से इक्वेटर की तरफ भागेगा, तभी देखो यहाँ से सारे इस तरफ आ रहे हैं कॉन्टिनेंट, यहाँ से भी आएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा कॉन्टिनेंट एकदम से तो आएंगे नहीं, ये पहुंचना शुरू कर देंगे धीरे 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 धीरे, तभी इतना कई करोड़ों साल लग गए, ठीक है। ये एक पहली चीज कि इसकी वजह से कॉन्टिनेंट में मूवमेंट हो रहा है अर्थ के घूमने से, क्या है, पोल फ्लिंग फोर्स। और क्या होती है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा टाइडल फोर्स, टाइडल मतलब
जो अपना एक सन और मून की जो ग्रेविटी है, ये इसको खींच रही है, किसको, अपने सॉरी, ये अर्थ को अ, अपनी ग्रेविटेशन की वजह से इम्पैक्ट कर रही है, जिससे ये कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं। आप बोलोगे कि अर्थ और मून की इतनी ग्रेविटी है क्या, मतलब इसको मूव करवा पा रहे हैं कॉन्टिनेंट को? तो अगर इतनी ही ग्रेविटी है तो अर्थ रुक क्यों नहीं रही? नहीं। तो यही रीजन है कि ये जितने भी एविडेंस दिए, इन सभी एविडेंस को बहुत सारी चीजें अल्फ्रेड जो सर थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट। दो फोर्स मैंने बता दिया, कौन सी फोर्स बिहाइंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दोनों फोर्स के बारे में बता दिया। अच्छा, क्या लिखा है, वैगनर की जो थ्योरी थी, उसने बताया किस तरह के ये ड्राइविंग फोर्स है, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, इनसफिशिएंट टू एक्सप्लेन कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। ठीक है, तो कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, बेटर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, राइट। ड्रॉबैक देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी के ड्रॉबैक क्या है। तो उन्होंने बोला क्या कि ग्रेविटी, किसकी ग्रेविटी, मून और सन की ग्रेविटी। फिर पोल फ्लिंग, ठीक है, इसके बारे में बात की, बट दीज आर नॉट पावरफुल एनफ टू मूव मैसिव कॉन्टिनेंट, समझ रहे हो। टाइडल फोर्स, मून और सन की जो ग्रेविटी है, उसने बोला कि मूवमेंट करवा रही है कॉन्टिनेंट की, बट अगर ऐसा है तो अर्थ की रोटेशन पे अगर इतना ही इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसकी ग्रेविटी की वजह से अर्थ तो मूव ही क्यों कर रही है, मूव, अर्थ रुक ही जानी चाहिए, समझ रहे हो। तो इसका मतलब जो वैगनर की जो थ्योरी थी और जो उसने रीजन दिए कि कॉन्टिनेंट कैसे मूव कर रहे हैं, वो इनसफिशिएंट है टू प्रूव हिज थ्योरी, समझ गए। तो वो कन्विंस नहीं कर पाया, हाउ कॉन्टिनेंट मूव। अच्छा, अब वैगनर की थ्योरी है, क्या ये थ्योरी बेकार है? नहीं, बहुत अच्छी थ्योरी है, क्योंकि यही थ्योरी पढ़ेंगे तो आगे साइंटिस्ट इसको मोर एलेबोरेट कर पाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्या उसने जो थ्योरी दी वो जहाँ एक्सप्लेन नहीं कर, यही तो होता है साइंस की ब्यूटी, यही है कि आपने कुछ चीज़ पढ़ाई तो वो चीज़ गलत है तो इसको वो अपडेट करेगा, न्यू थ्योरी आएगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट थ्योरी देना, क्योंकि यही थ्योरी के बाद तो सेकंड आएगी ना। अगर कोई साइंटिस्ट इसके बारे में बात ही नहीं करता तो सेकंड बंदा इस पे इसको रिजेक्ट या इसको अपडेट नहीं करता। तो ये बहुत, ये ब्यूटी ऑफ साइंस यही है कि कोई भी अपडेट आता है इसको साइंस अडॉप्ट कर लेता है अपडेट को, और अगर कोई थ्योरी गलत है उसको रिजेक्ट कर लेगा। अगर बहुत अच्छी थ्योरी थी, जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा तो कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे ना, कि एविडेंस सपोर्ट भी कैसे सब कुछ सही लग रहा था कि बहुत सही थ्योरी है। लेकिन जो अल्फर्ड ने रीजन दिए कि कैसे मूव कर रही है, तो वो इनसफिशिएंट है टू एक्सप्लेन थ्योरी, राइट। फिर उसके बाद कौन आया, सर आर्थर होम्स आए। पॉजिटिव थ्योरी मतलब ये ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, CDT। अब इसके बाद जितने भी थ्योरी आएंगी ना उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज, राइट। तो हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट थ्योरी, कौन सी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। मैंने आपको इससे पहले क्लास में जब स्ट्रक्चर ऑफ धातु में पढ़ाया था, सबसे पहले क्या पढ़ा था कि लिथोस्फेयर आती है, लिथोस्फेयर, फिर क्या आएगी, अस्थेनोस्फेयर, ठीक है, फिर मीजोस्फेयर, फिर बेरिस्फेयर, ठीक है। बेरिस्फेयर में क्या, आउटर कोर क्या है, लिक्विड, इनर कोर क्या है, सॉलिड। बार बार रिवीजन करोगे तो इतना सही रहेगा। लिथोस्फेयर में क्या आएगा भाई, ओशनिक क्रस्ट क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एस्थेनोस्फेयर क्या है, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड और मेंटल का पार्ट है। लिथोस्फेयर में अपर मेंटल थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये है अपने लिथोस्फेयर। अर्लियर क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि हमारी अर्थ जो लिथोस्फेयर है ये अलग अलग प्लेट से बनी हुई है, ठीक है। अब ये लगा लीजिए, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है। तो इसको, खत्म ही हो गया। अब ये क्या बनाया मैंने, ओशियन, ओशियन के अंदर ये पानी भर देता है, ठीक है। अब ये वाली जो प्लेट है ये क्या होगी, ओशियनिक प्लेट, मतलब प्लेट इधर भी है। लिथोस्फेयर में क्या आएगा, ये पूरा एरिया है ना, यानी कि सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ जो अपर है उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या आएगा, क्रस्ट प्लस प्लस अपर मेंटल का पार्ट, अपर मेंटल का सम पार्ट, राइट। प्रीवियस क्लास में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद क्या आएगा, स्थैनोस्फेयर। स्थैनोस्फेयर इसमें क्या है,
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से रॉक को सब कुछ मेल्टेड हो गया है। अब गर्म जब होगा ये पूरा एरिया, पूरा मैग्मा, इसमें अंदर मैग्मा जाने कि मोल्टन रॉक वगैरह सब कुछ। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। अब कोई भी चीज़ गर्म होगी ना वो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ही ऊपर जाएगी उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ी एनर्जी लूज करेगी, पता ना, कोई चीज़ एनर्जी गेन करेगी तो एक पॉइंट आएगा उसके बाद एनर्जी लूज करना शुरू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने पानी रखा या समुद्र में पानी होता है, क्या होता है उसके बाद इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन से पानी ऊपर जाता है, ऊपर क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है, फिर बादल बन जाते हैं, वही पानी नीचे आ जाता है, एक सर्कल बनता है ना इस तरह का। क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, वाटर वेपर ऊपर गए, ऊपर जाके क्या बने, क्लाउड बने, और यही क्लाउड जब कंडेंस होकर क्लाउड बने, यही क्लाउड क्या हुआ, रेन के रूप में बाहर आ गया, एक साइकिल बन गया, इस तरह का साइकिल है ना। सेम कॉन्सेप्ट लगा लो, ये तो बेसिक पढ़ा होगा इवेपोरेशन में आपने 9th 10th में। अगर ये भी नहीं आता तो फिर आपको साइंस की क्लास थोड़े डेप्थ में लेने पड़ेंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं। जितने भी लोग प्रिपरेशन करते हैं CDS CAPF के, वो बेसिक आई थिंक 9th 10th तो उनका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। आई थिंक 5th 6th में भी स्टार्ट हो जाता है कन्वर्सेशन, ठीक है। ओके, अगर आपको नहीं समझ लग रहा है, कई लोगों को नहीं आएगा, तो आप साइंस क्लास थोड़े अच्छे से लेना। तो ये लेक्चर सीरीज भी थोड़ा बार बार देखना, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट। एंड देयर इज़ नो शेम भाई, बहुत सारे लोगों को नहीं आता। आपने वो 12th फेल मूवी देखी ना, तो वो सर 12th में फेल हो गए थे, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो लायक थे, नहीं। इसका मतलब कि उनके सर्कमस्टांसेस सही नहीं थे, कि उस पॉइंट पे उनको शायद वो उस तरह का लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं मिला होगा जो बहुत सारे अफोर्ड कर सकते हैं लोग, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब जो हमारी एस्थानोस्फेयर में ये मोल्टेन जितना भी मैग्मा है, इस गर्म होकर ऊपर जाएगा। अब सेम यहाँ पे एनर्जी लूज करेगा और ठंडा होकर नीचे आ जाएगा, सर्कल बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये भी सेम इस तरह का सर्कल बनेगा, ठीक है, ऐसे सर्कल ऐसे सर्कल। इन्हीं को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। हम सेकंड थ्योरी जो पढ़ रहे हैं अपनी पॉजिटिव थ्योरी के बाद, हम क्या पढ़ेंगे, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या कहते हैं कि लिथोस्फीयर के अलग अलग तरह के प्लेट से बना हुआ है, और इसके नीचे है अस्थेनोस्फीयर। अस्थेनोस्फीयर में जो मोल्टन मैग्मा है, ये गर्म होकर ऊपर जाएगा, अभी थोड़ा एनर्जी रिलीज करेगा, फिर नीचे जाएगा, तो इस तरह के कुछ करंट बनेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ के ऊपर की प्लेट्स हैं, प्लेट होंगे ना, प्लेट मैंने ऑलरेडी बताया, ये जो प्लेट हैं ये मूव करेंगे, राइट। समझ रहे हो, तो इसकी वजह से मूव करेंगे। अब प्रीवियस इसमें जाते हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर, ठीक है, ये अपना लगा लो लिथोस्फेयर। फिर उसके बाद आ गया अपना एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर में क्या हुआ कि ये गर्म मैग्मा इस तरह से इधर जा रहा है, ठीक है, और इधर जाके ठंडा होकर फिर नीचे आ रहा है, कन्वेंशन हुआ है, ठीक है। फिर इधर से ऊपर जा रहा है, इधर नीचे आ रहा है। अब ये पॉइंट देख रहे हो, जहाँ ये इसको गर्म होकर इधर आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो जहाँ से ये प्लेट्स हैं, प्लेट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जहाँ से निकलेगा ना समंदर में, तो उसको बोल देंगे रिज, सॉरी, रिज, रिज के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे मिड अटलांटिक रिज, आपने नाम सुना होगा, मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। फिर ये अलग अलग प्लेट्स हैं, एक ओशियनिक प्लेट है, कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये प्लेट अगर एक दूसरे के नीचे जाएगी ना, जैसे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चलेगी, ठीक है, ये लगा लो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की प्लेट है, ठीक है, और ये ओशनिक क्रस्ट की प्लेट है। ये प्लेट होंगे ना, लो प्लेट क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता दिया। ओशनिक क्रस्ट क्योंकि डेंस होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे आएगी, तो यहाँ बन जाएगा ट्रेंच। ट्रेंच क्या है, खाड़ी लगा लो, ठीक है, समझ गए। कॉन्टिनेंटल कन्वेंशनल थ्योरी, सॉरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। करंट क्या होता है,
वो बता दिया है यही, ठीक है। मैग्मा की वजह से ये सर्कल बन रहे हैं। कन्वेक्शनल, कन्वेंशन क्या होता है, ये मैंने कन्वेक्शन क्या होता है पिछली क्लास में मैंने डिटेल में बता दिया था, राइट। चलिए, ये क्या हमें बता रहा है कि मूवमेंट कैसे हो रही है। अच्छा, अल्फ्रेड ने क्या किया, वो मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि जो उसने दो फोर्सेस बताए जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है, उसको वो कन्विंस नहीं कर पाया। तो कन्वेंशनल करंट थ्योरी कहती है कि प्लेट मूवमेंट कैसे करती हैं। ये थ्योरी मोर अबाउट हाउ द प्लेट मूव्स, ठीक है। कि जो अर्थ हमारी अलग अलग प्लेट से बनी हुई है, इनको टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, मूव कैसे करते हैं इसके बारे में बताया। कैसे मूव करते हैं कि अर्थ के अंदर मैग्मा है जो मूव करता है। मूव कैसे करता है, क्योंकि एक गर्म होगा तो ऊपर जाएगा, उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी तो ठंडा होगा तो नीचे आएगा, तो एक सर्कल सा पैटर्न बन जाता है। ये इसी को कहते हैं करंट कहते हैं। अब कन्वेंशन क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। वहां से वो तीन वर्ड होते हैं ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। तो उसकी वजह से गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ मैग्मा की वजह से मूवमेंट ऑफ प्लेट होती है। ये थ्योरी थी किसकी, आर्थर होम्स की, आर्थर होम्स। कब दी थी, 1930 में, ठीक है। ओके, चलिए, ये हमने थ्योरी पढ़ ली, कन्वेंशनल करंट थ्योरी बाय आर्थर होम्स। ओके, यही बताया मैंने कि लिथोस्फेयर है, ठीक है। ये अलग अलग किससे बना है, ओके, अलग अलग प्लेट से बना हुआ है। ये प्लेट है, ठीक है, लिथोस्फेयर की। अब ये भी प्लेट है। अब मेंटल में, स्थैनोस्फेयर में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर, जैसे ये देखो, रेड जितना रेड ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा थोड़ा ठंडा होगा और फिर से नीचे की तरफ आएगा, तो एक करंट बन रहे हैं, ठीक है। ठीक, इधर भी लगा लो, ऐसे कर रहे हैं। कन्वेक्शन का स्लोली राइज थ्रो द मेंटल टू द स्थैनोस्फेयर, ओके। ये करंट बन रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जो प्लेट्स हैं ये मूव करेंगे। प्लेट क्या, लिथोस्फेयर वाले। लिथोस्फेयर में क्या आता है भाई, ओशनिक करंट, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये दोनों, ओशन क्रस्ट भी मूव करेगी और ये भी मूव करेंगे, ठीक है। बहुत सारी प्लेट्स हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब जो ये वाला पॉइंट होगा ना, जहाँ पे ये दोनों ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, ठीक है, कि इस तरह का ये वाला पॉइंट, एक तो ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, एक इस तरह का पॉइंट है और एक डाउन की तरफ आ रहा पॉइंट है। तो जब इस तरफ का पॉइंट उठ रहा है ना, जहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या बनेगा, रिज, ओशनिक रिज बनेगा। क्या बनेगा, ओशनिक रिज, ओ सी ए एन आई, ओशनिक रिज, ओके। इसको हम बेटर एक्सप्लेन करके फर्दर। कन्वेंशनल करंट थ्योरी मेनली क्या बताती है कि जो हमारे प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। दिस इज मोर अबाउट दिस थ्योरी, ठीक है। ओके, सो जहां पे ये अंदर घुस रहा है ना, इसी चीज को बोलते हैं सबडक्शन। क्या बोलते हैं, सबडक्शन। ये वर्ड ज्योग्राफी में यूज होता है। सबडक्शन मतलब जो ये धस रहा है, ठीक है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जो घुस रही है, इसी को सबडक्शन कहते हैं। अच्छा, एक जगह से हमारा मैग्मा राइज हो रहा है, एक जगह से डाउन हो रहा है। जहां ये राइज होगा ना, वहां पे क्या होगा, ये मेरी प्लेट है, सपोज करो, ठीक है, एक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट लगा लो उसको, ठीक है। अब मेरा मैग्मा ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हो जाएगा ठंडा थोड़ा, और इधर एक ब्लास्ट करेगा, इस पॉइंट पे ठंडा होकर वापस आएगा, कुछ मैग्मा मेरा इस तरफ से बाहर आएगा, ठीक है। जहाँ पे ये राइज कर रहा है ना मैग्मा, इस पॉइंट पे होल्ड कर देगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यही पॉइंट बाहर निकलेगा तो इधर क्या बनेगा, रिज बनेगा। समंदर में होता है कि ओशनिक क्रस्ट, ये पानी है ऊपर, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पानी है। नीचे से हमारा टेम्परेचर आया, मैग्मा आया, और वो इस पॉइंट पे आके बाहर निकलने की कोशिश की, फिर ठंडा होकर फिर इधर चला गया। धीरे 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 हजारों सालों के बाद क्या हुआ, ये फट ही गया इतना एरिया,
और मैग्मा बाहर आने लगा, या इस पॉइंट को क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे हम, रिज। ठीक है, ओशिनिक रिज, रिज रिज समझ गए। ये देखो, ये हमारी है पूरी एक प्लेट, हमारा मैग्मा ऊपर गया और इस पॉइंट को इसने ब्रस्ट कर दिया और मैग्मा बाहर आने लगा। ये जो समंदर के बीच में गैप बन गया ना, इसी को बोलेंगे ओशिनिक रिज। समझ गए, जहाँ पे हमारे करंट राइज हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा करंट सबडक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रेंचेस और वोल्केनोस। कन्वेंशनल करंट थ्योरी मेनली अबाउट कि हाउ अर्थ जो टेक्टोनिक प्लेट है वो किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक इतना जान लो, इसने आपका सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी जूम की हुई है पिक्चर, इसको अगर पॉज करो वीडियो को तुरंत और एक बार खुद अंडरस्टैंड करो। राइट, अभी कम से कम 10 सेकंड के लिए सोचो कि क्या मैंने बताया आपको समझ लग रही है कि नहीं लग रही। देखो, यहाँ से हमारे मैग्मा ऊपर उठ रहा है, इस पॉइंट पे आने के बाद हजारों साल तक ये क्या रहेगा, धीरे 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 इतना टेम्परेचर हो जाएगा, ये फटी जाएगी, जहाँ से जगह बाहर आना शुरू कर देगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे यहाँ इधर जाना शुरू कर देगा। समझ रहे हो। चलिए, अब कन्वेंशन करंट आपको समझ लग गया होगा। क्या होते हैं कन्वेंशनल करंट, यही यही जो ये करंट बन रहे हैं ना यहाँ पे, इन्हीं को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, जो स्टेनोस्फेयर में बनते हैं, यानी कि मेंटल में बनते हैं, मेंटल ऑफ अर्थ। 3 हिस्से हैं ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 हिस्से हैं। ये क्या है, कौन से इसमें डिवाइड किया गया है, ये है डेंसिटी और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया। ठीक है, चलिए, ओशन फ्लोर मैपिंग। अच्छा, ये थ्योरी नहीं है, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि ओशन की जो फ्लोर है वो किस तरह का है। राइट, ये हमने मैपिंग मतलब जब रिसर्च की साइंटिस्ट ने, तो उनको क्या पता चला कि डिटेल रिसर्च ऑफ ओशन कॉन्फर्म रिवील दैट ओशन फ्लो इज नॉट जस्ट वास्ट प्लेन बट एंड फुल ऑफ रिलीफ। रिलीफ मतलब जो अलग अलग तरह के जियोग्राफिकली फीचर हैं। ठीक है, उन्होंने क्या पाया कि एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्ज माउंटेन रेंजेस एज वेल एज डीप ट्रेंचेस मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ये हमारा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जैसे ये लगा लो साउथ अमेरिका, और ये है पैसिफिक साथ में। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि ये कॉन्टिनेंटल जो मार्जिन, मार्जिन ये लाइन, जैसे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ, ये इंडिया है, ये श्रीलंका, ये है कौन सा सी है, अरबियन सी, अरबियन सी। ये जो है कॉन्टिनेंट है, ये है ओशियन, और ये लाइन है ना, ये एरिया, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन, मार्जिन। ठीक है, ये मार्जिन है अपना। ठीक है, अब यही उन्होंने किया कि मार्जिन पे क्या मिल रहा है, माउंटेन्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, माउंटेन मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्यों मिल रहे हैं, ये तो आगे थ्योरीज में पढ़ेंगे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है। ओशन फ्लोर मैपिंग, मैपिंग मतलब कि आप उसका स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। तो दूसरा क्या मिला, इट हैव डिस्कवर्ड दैट रॉक सैंपल ओशियन क्रस्ट आर यंगर देन रॉक फ्रॉम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मतलब ओशियन क्रस्ट के जो रॉक हैं वो यंगर हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। जान की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जो हमें ये मिल रहे हैं रॉक, ये ओशियन, जो ओशियन का क्रस्ट होगी ना, उसके मुकाबले ज़्यादा ओल्डर है। ऐसा क्यों है, ये हम फर्दर थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन ये मैपिंग, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। रॉक ऑन आइदर साइड ऑफ ओशियनिक रिज, रिज क्या होता है, ये मैंने बताया कि ये मेंटल से, मेंटल ऊपर जा रहे हैं ना मैग्मा, तो ये अपना लिथोस्फेयर को, यहाँ से लिथोस्फेयर से बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा और फिर इधर चले जाएगा, इधर चलेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, ओशिनिक रिज, रिज। हमें क्या पता चला कि जो नियर यहाँ पे जो मटेरियल होगा ना, मैं चेंज कर लेता हूँ। राइट, कि ये जो लावा बाहर निकल रहा है, ये वाला लावा, दिस इज न्यूअर, एंड जो लावा इस पॉइंट पे मिला वो ओल्डर था। ये न्यू, ये ओल्डर। तो इसका मतलब कि लावा यहाँ से अभी भी निकल रहा है, तो जहाँ से लावा अभी पड़ा ना, फिर ये लावा आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाने की एक्सपैंड होते जा रहा है। ये अभी इधर ओल्ड पड़ा है। ठीक है, न्यू इधर है, तो थोड़े टाइम पे और न्यू निकलेगा, तो इसको धक्का देते जाएगा, ये आगे आगे जाते जाएगा, तो एक टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा। समझ गए, कि जितना दूर होगा इतना ओल्डर होगा, जितना पास होगा इतना न्यू।
इसका मतलब हमारा लावा निकलते जा रहा है। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये थ्योरी नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, रॉक ऑन either side of the crest of ocean ridge and have equidistant location from crest were found। ओके, एक और चीज ऑब्जर्व की हमने कि जो अगर सपोज करो कि 10 किलोमीटर दूर रिज के जो हमें लावा मिल रहा है, लावा क्या है, मैग्मा जो अर्थ के बाहर आ गया उसको लावा बोल देंगे। और लेफ्ट साइड और राइट साइड रिज के 10 किलोमीटर सेम तरह का लावा है, ये वाला लावा और ये वाला लावा सेम है। रीजन कि जिस पॉइंट पे आज सपोज करो आज इधर आए हैं, ठीक है, आधा लावा इधर आएगा, आधा लावा इधर। कोई चीज आप एक पॉइंट से, एक कोई होल है, इधर से कोई चीज बाहर निकालो, वो आधा इधर गिरेगा, आधा जैसे वोल्केनो में गिरता है। अब रिज, ओशियन रिज में आपको बता दिया कि यहाँ से बाहर निकल रहा है। आज लावा गया एक 1 जनवरी, ठीक है, सेम लावा इधर है। 10 साल के बाद 10 किलोमीटर इधर मूव किया, ये भी इधर मूव किया, क्योंकि न्यू लावा आता जाएगा, ये पुराना जाता जाएगा। अब सेम लावा जो इस पॉइंट पे था ना, वही लावा इस पॉइंट पे होगा। तो ये हमें रिसर्च से पता चला। ठीक है, इसके क्या पहलू हैं, इसका क्या बेनिफिट है, सब कुछ हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तक एक हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंस बहुत सही लग रहे थे हमें, लेकिन जो अल्फ्रेड ने बताया कि उसकी ड्रिफ्टिंग थ्योरी के पीछे का रीजन क्या है, क्यों ड्रिफ्ट कर रहे हैं ये कॉन्टिनेंट है। ही वॉज नॉट एबल टू कन्विंस द रिसर्चर, जहाँ साइंटिस्ट की किस तरह का कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग पोल फ्लिंग एक फोर्स है और दूसरा टाइडल फोर्स, ये दो रीजन है कॉन्टिनेंट के मूव करने का, जो कि कन्विंस ने की है रिसर्चर्स को। तो सेकंड, उसके बाद जो हमने थ्योरी पढ़ी कन्वेंशनल करंट थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग कन्वेंशनल करंट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा हमने कि अर्थ के जो स्थीनोस्फेयर है, स्थैनोस्फेयर में मेंटल में क्या होगा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो ऊपर जाएगा, वो ठंडा होकर नीचे आएगा, जिससे क्या बनेंगे, करंट बनेंगे। और वही करंट जहाँ पे राइज होंगे ना, वहाँ पे थोड़ा लावा बाहर निकलेगा, जो प्लेट है, प्लेट को फाड़ते हुए बाहर निकलेगा। अब जहां से बाहर निकलेगा वहां बनेगा रिजेस बनेंगे, ओशियन में बनते हैं, उसको बोलते हैं ओशियन रिज। ओशियन रिज में क्या होगा, हमने ये बनते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे बताया कि उसकी वजह से क्या होगा, मैग्मा जब मूव करेगा, करंट मूव करेंगे तो प्लेट भी मूव करेंगे। कन्वेंशनल करंट थ्योरी मेनली अबाउट कि अर्थ के जो लिथोस्फीयर के जो टेक्टोनिक प्लेट है मूव कैसे करते हैं। ओशन फ्लोर मैपिंग इट्स मोर अबाउट कि हमने क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं ओशन के कॉन्टिनेंटल उस पे क्रस्ट पे। हमने ऑब्जर्व किया कि प्लेन नहीं है कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है हमारी, ये क्या है कि बहुत सारे रिलीफ हैं। रिलीफ मतलब फिजिकली ज्योग्राफी के बहुत सारे फीचर हमें दिखते हैं, जैसे माउंटेन एक रिलीफ है, प्लेन एरिया का रिलीफ ही लगा लो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरह की ज्योग्राफी एक विद इन द ओशन भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें हमने ये पढ़ा ओशियन रिज बनते हैं। फिर उसका जो 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 लेटेस्ट जो क्रस्ट है ओशन की, वो रिज के पास में हमें न्यूअर मिलती है, दूर में हमें ओल्डर मिलती है। लेकिन अगर राइट और लेफ्ट दोनों साइड में देखें, वो इक्वल डिस्टेंस पे देखें, तो जो राइट साइड में 10 किलोमीटर दूर की जो क्रस्ट होगी और रिज के लेफ्ट साइड में 10 किलोमीटर दूर की क्रस्ट होगी, वो सेम होगी। इसका मतलब किसी टाइम पे ये दोनों एक पॉइंट से निकले होंगे। राइट, समझ लग गया। ओके ओके, यही लिखा है थी ओशियन फ्लोर मैपिंग इज जनरली एविडेंस स्पॉटिंग सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, यही चीज़ है सी फ्लोर स्प्रेडिंग ही, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ना, ये हम फर्दर आगे थ्योरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, रिज मैंने बताया क्या कि ये जो प्लेट होगी, इसको अभी इसके अंदर की अब सोचो, ये वन, ये टू लगा लो। ठीक है, वन टू, ओके, ब्लैक लिख दो। ये मैंने लगाया, ये साइड है वन, ये साइड है टू। ओके, अब इसके अंदर की सोचो, ये मैंने ऊपर से देख रहा हूँ ना, अभी इस साइड से देखो, समझो। ठीक है, ये हमारा ऊपर है, टू टू। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, मेंटल में राइज हो रही है ना मैग्मा। अब जहाँ तो बाहर जाएगा, जहाँ इस तरफ जाएगा, कहीं तो जाएगा ना टकरा के। अब जहां से बाहर निकल रहा है ना, वहां क्या बन रही है, रिज बन रही है, और इधर से सबडक्शन हो रहा है। तो ये क्या बन रहे हैं, करंट बन रहे हैं। कन्वेंशनल करंट थ्योरी यही बताती है, जिससे अर्थ की प्लेट मूव करेंगे। अब यहाँ से बाहर निकल रहा है लावा, ठीक है, और यहाँ पे बना रहा है क्या, रिज, ओशिनिक रिज। देख रहे हो, ये प्लेट और यहाँ से रिज बन रही है, मिड अटलांटिक रिज। कितनी बड़ी है, राइट, साउथ वेस्ट इंडियन रिज, ये फेमस है, तो इसका याद रखो। आई होप आपको इतना समझ लग गया होगा। यही बताया कि मैग्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है, और ये रिज मिड ओशन रिज के रूप में
बाहर आ जाता है। समझ गए? ये एक बार पढ़ लेना, ओशन फ्लो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। ओके, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है? आपने अर्थ पढ़ी है? ये हमारी अर्थ, ठीक है। मैंने क्या बता रहा था कि हमारा अर्थ जो है 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो इस तरह का कोई एक्सिस होगी अर्थ की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। तो हमारा इक्वेटर कुछ इस तरह का होगा, है ना। अर्थ हमारी कुछ इस तरह का घूमेगी, राइट। इतना तो आपको समझ हो गए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया होगा। अब देखा जाए नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर हम अर्थ को एज ए मैग्नेट कंसीडर करें, तो हम हमें अगर हमारा मैग्नेट यहाँ से लेकर जा रहे हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट। तो ये जहाँ पास पास लेते जाएंगे, जहाँ अगर बिल्कुल इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे, तो नॉर्थ पोल इस इधर शो करना चाहिए ना, नॉर्थ पोल इधर। लेकिन अगर हम अर्थ का मैग्नेट, अगर आप रियल में मैग्नेट आपने पकड़ा, तो मैग्नेट हमारा इस तरफ मूव करेगा, नॉर्थ की इस तरफ करना है, इसको इस तरफ चाहिए ना, नॉर्थ साउथ मैग्नेट जो अपने हाथ में पकड़ा होगा। लेकिन वो एक्चुअल में यहाँ शो करता है, इसका मतलब हमारा एक्चुअल नॉर्थ पोल कहाँ है, इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो उसका अगर साउथ को अपोजिट होगा, इसका साउथ, ये है रियल में। आपने अगर आपने आपके के पास मैग्नेट होगा, तो वो कभी भी नॉर्थ पोल ये वाला शो नहीं करेगा, ये वाला शो करेगा, नॉर्थ साउथ। अब ये कंफ्यूजन हो गया साइंटिस्ट को, ये भी नॉर्थ पोल है, वो भी नॉर्थ, तो क्या करें, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसको नाम दिया उन्होंने जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ। अब ये नॉर्थ है, जो ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, तो फिक्स है ना इस पॉइंट पे। लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, ये चेंज करता रहता है पोजीशन। अब क्यों, मैंने पहले ही बताया था इससे पहले लेक्चर में कि अर्थ हमारी जो है, ये बनी है किससे, अलग अलग मटेरियल से। इसके नीचे अलग अलग मटेरियल, सेंटर में क्या है इसका, इक्वेटर। इक्वेटर का जो, सॉरी, सेंटर में क्या है, क्रस्ट, सॉरी 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 सॉरी, क्रस्ट मेटल कोर। सेंटर में क्या है, कोर। कोर का जो अपर लेयर है वो है लिक्विड, और सेंटर में क्या है, सॉलिड। अब लिक्विड किससे बना है, NiF, ये प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया, क्या है, निकल और आयरन से। अब आयरन है, तो ये जैसे ही अर्थ हमारी मूव करेगी, तो ये आयरन सारा घूमेगा। एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इसके आयंस तो बिखरेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब ये क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है इतनी स्पीड से, ये भी पूरा घूमेगा। अब ये ऊपर नीचे होने की वजह से जो मैग्नेटिक हमारी जो पोजीशन है अर्थ की, वो चेंज होते रहती है। सपोज आज इधर दिख रही है ना, तो हजारों साल बाद हो सकता है कि इस तरफ हो ना। तो ऐसा रिसर्च कहती है कि जो हमारी जो नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक है ना, ये किसी टाइम पे अपोजिट था। साउथ इधर था, नॉर्थ इधर था। फिर हो सकता है नॉर्थ साउथ इधर हो, फिर इधर हो, मतलब घूमते रहती है पोलैरिटी। ठीक है, समझ लग गया कि ये जो नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक है, ये रोटेट करता रहेगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा। बेसिक आपको समझ लगेगा कि ये मूव करेगा। मूव क्यों करेगा, क्योंकि कोर, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। लिक्विड किससे बना हुआ है, NiF, यानी कि आयरन और निकल से। अब ये मूव करेगा, जिससे मैग्नेटिक हमारी फील्ड अर्थ की वो चेंज होते रहेगी, ठीक है। अब हमें इसके बारे में कैसे पता चला, तो मैं बताता हूँ कैसे पता चला। ये है अपनी ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज आपने पढ़ी ना। रिज में क्या पढ़ा कि ये लावा बाहर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक एलिमेंट भी तो होंगे ना, जैसे आयरन लगा लो। अब सपोज करो, अभी इस पॉइंट पे क्या था कि नॉर्थ पोल है इस, अभी इधर है नॉर्थ, तो साउथ है इधर। तो यहाँ से जो मटेरियल बाहर निकलेगा, वो अभी लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में, अभी ठंडा नहीं हुआ है, गर्म है, अभी पिघला नहीं हुआ, सॉरी पिघला हुआ है, अभी सॉलिड नहीं है, क्योंकि अंदर क्या था, स्टेनोसोल मोल्टन था, सब चीज़ें। अब इसके अंदर जो फेरिस मटेरियल होगा, उसकी नॉर्थ साइड ऐसी और साउथ साइड ऐसी, ठीक है। कहाँ शो कर रहा है, इस पॉइंट पे, नॉर्थ इधर, तो साउथ इधर, तो इस पॉइंट पे शो कर रहा है।
ये एक मटेरियल लगा लो। अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद ये जो मटेरियल था ये सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि पानी में है, ठंडा होगा, ठंडा में सॉलिड हो जाएगा हमारी। लेकिन ये घूमता रहेगा ना नॉर्थ साउथ, जो अपना मैग्नेटिक, अर्थ के मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो घूमते रहेंगे। फिर जो न्यू हमारा मटेरियल निकल रहा है, सपोज करो उस पॉइंट पे जब निकला तो हमारा नॉर्थ इस तरफ हो और साउथ इस तरफ हो, तो जो न्यू मोल्टन मटेरियल होगा ना, मटेरियल की नॉर्थ पोल इस तरफ होगा, साउथ इस तरफ होगा। समझ रहे हो? ये भी चाहता है इस तरफ होना, लेकिन ये सॉलिड हो गया, अब चाहते हुए भी नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मैग्नेट रखा जिसका इधर है साउथ पोल, इधर है नॉर्थ पोल। आपके पास एक छोटा सा मैग्नेट है, उसकी नॉर्थ पोल इधर है और साउथ है इधर, वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं। अब आपने इसकी पोजीशन चेंज कर ली, इस तरह से कर ली, नॉर्थ साउथ। ये अब ये मैग्नेट चाहेगा कि ये रिवॉल्व होकर इस तरफ अपने आप को इस पोजीशन में कन्वर्ट करे, लेकिन सपोज करो आपने अभी आपने इसको फिक्स कर दिया, तो ये क्या रिवॉल्व कर पाएगा? नहीं। उसी तरह से ये भी फिक्स हो गया ठंडा होकर। लेकिन जो मोल्टन है ये तो चेंज कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में आएगा, फिर ये भी फिक्स हो जाएगा। अब सपोज करो कि हजारों सालों बाद नॉर्थ का साउथ बन गया इधर, और इधर बन गया नॉर्थ। अब जो न्यू जो ये निकल रहा है ना मैग्मा, इसका जो मैग्नेटिक साइड क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, ये हो जाएगी चेंज। तो ऑब्जर्व कर रहे हो, हमने क्रस्ट से पता चल गया कि किसी टाइम पे हमारी पोलैरिटी चेंज होगी अर्थ की, है ना? तो वही चीज यही बताया गया। Paleomagnetism is the study of record of Earth magnetic field with the help of magnetic field record in rock, sediment or archaeological material। वही मैंने बताया, मिड ओशनिक रिज है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो हमारा क्रस्ट निकल रही थी, इधर नॉर्थ इधर साउथ लगा लो, तो हमारी जो जो मटेरियल की जो साइड थी वो इस तरफ नॉर्थ थी, इस तरफ साउथ होगा। अब क्या हुआ कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो गई, लेकिन ये तो जम गया, अभी सॉलिड हो गया। अब न्यू जो क्रस्ट निकल रही है वो बाहर जाएगी, इस पॉइंट पे पहुंचेगी। अब इधर सॉलिड है तो ये टेंड करेगा इस तरफ, सॉलिड की, सॉरी, ये मटेरियल इस तरफ टेंड करेगा, इसका साउथ, और इस तरफ नॉर्थ। फिर ये ठंडा होएगा, फिर ये सेट हो जाएगा, फिर न्यू जो मटेरियल निकलेगा फिर से आएगा उस पॉइंट पे। अगर हमारी मैग्नेटिक वेरिएशन चेंज होगी अर्थ की, तो उस डायरेक्शन में चेंज करेगा, जिससे हमें पता चला कि इस चीज़ से पता चला कि हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक वेरिएशन है वो चेंज होते रहती है। समझ गए? तो पैलियो मैग्नेटिज्म समझ लग गया। ये स्टडी है किस चीज़ की? मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ के, उसको स्टडी करने की। आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, आर्कियोलॉजिकल बहुत पुराना, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी चीज़ें ही तो है, कई करोड़ों साल लग जाते हैं रिज को इधर कंप्लीट करने में, राइट? ओके, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ लेते हैं अभी थोड़ी सी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है? ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दी थी? हैरी हेस ने दी थी। हैरी हेस ने कि 1960 में। उनके अकॉर्डिंग क्या था? अच्छा, ये आज पढ़े या कल पढ़े? आज मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा और हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो पूरी पढ़नी है। अभी तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी, उसके बाद कन्वेंशनल करंट थ्योरी पढ़ी, फिर हमने बेसिक टर्म पढ़ लिए कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, फिर ओशन की मैपिंग किस तरह से है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बाद हम आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है? यही जो आपने मिड ओशन रिज पढ़ी है ना, बस वही देख लो कि यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट वन, यहाँ पे है प्लेट टू, ठीक है। यहाँ से क्या निकल रहा है? अपना मैग्मा निकल रहा है, वो राइज कर रहा है, यहाँ से बाहर आएगा, बाकी इधर निकल जाएगा, तो करंट बन जाएंगे। इससे क्या होगा? जो करंट बन रहे हैं मेंटल में, इसी की वजह से तुम पे प्लेट मूव करेंगे। अब क्या हो रहा है कि ये समुद्र की बात कर रहा हूँ, ओशियन की, ठीक है। अब ये देखो, ये मूव करते जाएगा और न्यू मटेरियल बाहर आता जाएगा, तो अपना जो समुद्र है वो स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है ना। इसी चीज को बोलते हैं सी फ्लो स्प्रेडिंग। किसने दी थी भाई? हैरी हेस ने। हैरी हेस कब दी थी? 1960 में, ठीक है। अब मटेरियल कौन सा निकल रहा है? बसाल्टिक। बसाल्ट मतलब रिलेटेड टू वोल्केनो, लगा लो वोल्केनो, ठीक है। ये जो मैग्मा ठंडा होके जो मटेरियल बनता है ना, वही क्या हो गया? बसाल्टिक, यानी कि इग्निस रॉक। इग्निस मतलब रिलेटेड टू वोल्केनो। जो मैग्मा बाहर निकलता है लावा बन के, इसी को हम बोल देंगे बसाल्ट। इसी से जो हमारी जो क्रस्ट बनेगी उसको बोल देंगे बसाल्टिक क्रस्ट, ठीक है। ये बसाल्टिक चीज़ें निकल रही है। अब हमारा ओशियन क्या स्प्रेड कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। फ्लोर मतलब ग्राउंड लगा लो। अब ये
हमारा अर्थ है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशनिक क्रस्ट, ये पानी लगा लो, ये है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब ये प्लेट में ये भी तो टूटा हुआ है ना, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ से बाहर निकल रहा है क्या, मैग्मा, मैग्मा। तो यहाँ पे हमारा ये जो एरिया है वो स्प्रेड होएगा, इसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, राइट। तो यही थ्योरी लिखी हुई है कि राइस, मैग्मा राइस कर रहा है, यहाँ ट्रेंचेस बन रही है मेडोजनी रिज, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो समंदर का फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, इसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, राइट। तो वही हमने पढ़ा कि जितना दूर जाओगे उतना हमें ओल्डर रॉक मिलेंगे, जितना पास होगे उतना न्यू, क्योंकि ये मैग्मा जो है निकलता ही जा रहा है बाहर, ठीक है। ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ लग जाएगा, है ना। बाहर निकल रहा है मैग्मा, ठीक है। ये दूर दूर जाता जाएगा, न्यू न्यू क्रस्ट हमारी बनती जाएगी यहाँ पे, और जो यहाँ पे बन रहा है वो ओल्डर है, ये धक्का लग लग लगे इधर पहुंचेगा, ये पास पास, ठीक है। न्यू पास होगी, ओल्डर दूर होगी। और पोलैरिटी भी मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया, क्या चाहिए पहले मैंने नहीं समझोगे ना, वही देखो। साउथ पोल किसी टाइम पे जब हमारा अर्थ का नॉर्थ इधर होगा तो उस समय जो मोल्टन मटेरियल आएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन फिर जमने के बाद इधर ही रहा और अर्थ का मैग्नेटिक वेरिएशन चेंज होता रहा, किसी टाइम पे इधर साउथ हो गया होगा, है ना। तो इधर वो डायरेक्शन वो कर ली, तो ये सेम चीज़ें, ठीक है। इतना समझ लग गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा कि एक पेंजिया है जो स्प्लिट होकर लोरेशिया और गोंडवालैंड में कन्वर्ट हुआ, लोरेशिया इन द नॉर्थन साइड, गोंडवालैंड इन द सदर्न साइड, सेंटर में गया था तीसरा सी, ठीक है। ओशियन उस समय कौन सा, पैंथलासा। फिर अपना आज के टाइम पे कितने हमारे कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, 5 ओशियन है। एविडेंस से जिग्सा फिट रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशियन, फिर टिलेट से फिर हमने फॉसिल पढ़े जो एविडेंस से सपोर्ट कर रहे थे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी को। फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग क्या बताया, अल्फ्रेड वैगनिर ने, उन्होंने बताया कि फोर्स ऑफ जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जो लिथोस्फीयर के जो प्लेट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, पोल फ्लिंग, यानी कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ और टाइडल फोर्स से। टाइडल फोर्स मतलब मून की अट्रैक्शन हो रही है अपने सन का, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग बताया ना, इसको बेटर एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि कन्विंसिंग नहीं थी। उसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे टेक्टोनिक प्लेट मूव करते हैं, आर्थर होम्स ने 1930 में कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि एस्थेनोस्फीयर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमारे अर्थ में जो मटेरियल है वो करंट की तरह घूमने लगता है, ठीक है, गोल 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 गोल। और बाहर ऊपर जाएगा गर्म मटेरियल, फिर ठंडा होकर नीचे आएगा, जहाँ से राइज करेगा ना, जहाँ से राइज करेगा तो उस पॉइंट पे क्या बनेगा, मिड ओशियनिक रिज बनेगा। अब ये मूव कर रहे हैं, करंट बन रहे हैं, करंट की वजह से ही क्या होगा, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है ये मूव होते रहेंगी। अब मूवमेंट इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमने यही थ्योरी को अलग अलग तरह से पढ़ा, फिर हमने अपनी ऑब्जर्वेशन पढ़ी, कैसे पढ़ी हमने जो, अच्छा, फिर हमने पढ़ा जो फ्लोर, ओशियन फ्लोर मैपिंग, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि ओशियन के जो फ्लोर है वो प्लेन नहीं है, और उन्होंने मिड ओशियन रीज एक्चुअल में देखी, तो हमें पता चल गया जो थ्योरी थी कन्वेंशनल करंट थ्योरी वो सही है। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसकी थ्योरी है, हैरी हैस की, 1960 में थी। उन्होंने कहा कि किस तरह का जो सी में जो उसका लेयर बन रहा है, क्रस्ट किस तरह से बन रहा है, न्यू क्रस्ट कैसे फॉर्म हो रही है, यही जो मिड ओशियन रिज बन रही है उसके ऊपर हमने पढ़ा कि जो सी है वो स्प्रेड होता जा रहा है, इसी को हम बोल देंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मोटी मोटी ये थ्योरी है। अब हमारी मेन थ्योरी स्टार्ट होगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये थ्योरी इन सब थ्योरी को बेटर एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। जो हमें बताएगी कि लिथोस्फीयर में कैसे मूवमेंट हो रही है, कॉन्टिनेंट कैसे बन रहे हैं, ओशन कैसे बन रही हैं, प्लेट टेक्टोनिक कैसे पार्टिसिपेंट प्ले इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये हमें अलग अलग चीज़ें बताएगी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और डिटेल में बताएगी ओशन कैसे, सॉरी, वोल्केनो कैसे बनते हैं, माउंटेन कैसे बनते हैं, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, ये अटलांटिक रिज हमने ऑलरेडी पढ़ दिया, फिर भी रिज को भी बेटर एक्सप्लेन करेगा, फिर जो एविडेंस है उसको भी सही से बताएगा, ठीक है। तो ये थ्योरी कंप्लीट थ्योरी है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ तो 21st सेंचुरी की सबसे जो कंप्लीट थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यही सबसे भरोसेमंद है। इसके बाद बहुत सारी थ्योरी अभी और आएंगी, ठीक है। तो साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहेगी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। तो पार्ट सेकंड में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कंप्लीट पढ़ेंगे और उसके बाद पीवाईक्यू कर देंगे। ये जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट है, ये हमने दो क्लास में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट सेकंड। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू सारे कंप्लीट लगा देंगे, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, चैप्टर नंबर 4,
एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिकल जियोग्राफी की जो आपकी बुक है, उसमें ये पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ना, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, ठीक है। यहाँ से आपको डिटेल पढ़ना है, यहाँ से पढ़ो आप कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या, फिर एविडेंस सपोर्टिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हमने बोला, बेसिक जिक्सा फिट, फिर रॉक ऑफ सेम एज, टिलेट, प्लेस, प्लेसर डिपॉजिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओसिल हमने पढ़ लिया, ठीक है। फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, ठीक है। कौन कौन सी फोर्स बताई, टाइडल फोर्स बताई वैगनर ने, और दूसरी कौन सी बताई, ठीक है। फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग कौन कौन सी बताई, एक टाइडल फोर्स बताई, दूसरा ये बल्ज एट द इक्वेटर, दिस बल्ज इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। दो फोर्स बताई। टाइडल फोर्स यानी कि अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन दैट डेवलप टाइड ऑन द ओशियन वेव, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर पॉजिटिव थ्योरी कौन सी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ये हमने पढ़ ली डिटेल में। देखा जो हमने पढ़ा उसमें पिक्टोरियल फॉर्म में था, तो आपको बेटर एक्सप्लेन लग गया होगा, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, ये कोई थ्योरी नहीं है, जैसे बताया कि जब हम साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो रिसर्च में क्या पाया कि ओशन फ्लोर प्लेन नहीं है, अलग अलग तरह का रिलीफ है, ठीक है। अच्छा, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये भी हमने शायद पढ़ लिया, नहीं पढ़ा होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, फिर देखेंगे कि अर्थ को कैसे बने, वोल्केनो कैसे बने, ठीक है, ये कैसे है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद वोल्केनो पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी इतना आप पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में जितना मैंने आपको बताया ना, ठीक है, 3-4 पेज फर्स्ट के पढ़ लेना एक बार, तो आपको बेटर एक्सप्लेनेशन आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर, फिर उसके बाद हम वोल्केनो करेंगे। अगर आप पहले वोल्केनो पढ़ते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आता वोल्केनो आखिर बने कैसे, तो बने कैसे वोल्केनो अभी इसके बाद पता चलेगा। फिर उसके बाद फिर से हम चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे, वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, उसमें बाद वोल्केनो जो हमारा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। समझे, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ लग रहा होगा सब कुछ बढ़िया से। अब इसका जो पीडीएफ है ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही दूंगा आपको, ठीक है। अभी आपको घर से यही बुक पढ़ के आना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड ग्रांट, ये आपको पढ़ना है। अभी मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास जब हमारी होएगी उसमें कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा पूरा इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट का, जो हम ये वाला पीडीएफ, ठीक है। ये पीडीएफ नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसमें और भी स्लाइड्स हैं, तो ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अराउंड 54 स्लाइड है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना क्लास, उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा जिप, जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में हो जाएगा। अच्छा, हमारे क्लासेस का क्या टाइमिंग है फॉर दीज 2 वीक्स, मंडे एंड ट्यूसडे। वेडनेसडे को आपका रहेगा रिवीजन, इस दिन कोई क्लास नहीं होगा। थर्सडे और फ्राइडे, दो मतलब 4 क्लासेस पर वीक, फॉर 2 वीक चलेगा ऐसा सिस्टम। क्लास हमारी रहती है कि अराउंड 1 आवर की क्लास रहती है, प्लस 30 मिनट टू 1 आवर हमारे पी वाई क्यू रहते हैं, ठीक है। आज का क्लास हमारा टोटल 1 आवर का रहेगा, क्योंकि पी वाई क्यू और जो, क्योंकि प्ले टेक्नो थ्योरी में टाइम लगेगा और पी वाई क्यू सॉल्व करने में, तो ये क्लास आपकी 2.5 घंटे की हो जाती है, तो इससे बेटर कि हम इतने रहें। अच्छा, हमारे क्लास इतने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, कहीं टीचर आपको 60-70 क्लास लेंगे ज्योग्राफी, इतना इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कहीं आधे घंटे क्लास लेते हैं। हम लोग क्लास अपनी हैबिट बना रहे हैं कि अपना 1-1.5 घंटे क्लास हो, ताकि आपकी सिटिंग कैपेसिटी बने, और दूसरा हम पी वाई के साथ साथ में सॉल्व करते जाएं। फिर भी हमारे क्लास कितने होंगे, 35, अराउंड 40 तक क्लास होंगे, 35-40 क्लास, ठीक है। हो सकता है 45 तक चले जाएं, क्योंकि हमारे क्लास थोड़ा टाइम थोड़ी लंबी रहेगी, जिसमें पी वाई क्यू करें, इसलिए नंबर ऑफ क्लासेस हमारे कम रहेंगे, लेकिन हमारा डिटेल सिलेबस होगा, टेंशन नॉट, मैं सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। 4 क्लासेस रहेंगे, कल आपका छुट्टी रहेगा। आपको क्या करना, जितना ही पढ़ा वो सब एक बार फिर से रिवाइज करना, रिवाइज नहीं करोगे तो जितना ही पढ़ा भूल जाएगा। एनसीईआरटी आपको उठानी है, बिना उसके तो कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। आज की क्लास के बाद क्लास जो आपने पढ़ी है, एनसीईआरटी बुक उठाना, ये ये चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ के आना, ठीक है, जितना मैंने आपको पढ़ाया इधर तक तो कम से कम पढ़ के आना, 29 पेज नंबर तक। फिर उसके बाद क्या करना कि नेक्स्ट जो क्लास होगी, पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्लास, तो उसमें मैं आपको ये वाला पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कंप्लीट 54 पेज का। फिर आपको क्लास लगाई पूरी, पढ़ ली ना, तो अभी आपको पीडीएफ देखना है एक बार, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, बस, मोर देन एनफ। इसके बाद कुछ नहीं करना। हाँ, अगर आपको फिर भी मन कर रहा है तो भाई इंटरनेट पे जाओ, वहाँ एक क्लास का नाम लिखो, उसके आगे लिख दो यूपीएससी, तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, जितना पढ़ना पढ़ो। लेकिन नोट्स जितने मैंने बनाए वो मोर देन इनफ, अगर पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि जितना पढ़ा उतना मोर देन इनफ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अगर आपके टाइम है तो पढ़ते रहो, पढ़ने का तो कोई भाई वो इशू नहीं है, ठीक है। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, यहाँ पे, लेकिन इस क्लास का नहीं मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, क्योंकि पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।